नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। ये शो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्होंने अब तक टैक्स बचाने के लिए निवेश नहीं किया है, उन लोगों के लिए है जिन्होंने अब तक अपना बिलेटेड रिटर्न फाइल नहीं किया है। अभी भी कुछ समय बाकी है, इसलिए हम आपकी तैयारी कराने वाले हैं लास्ट मिनट टैक्स प्लानिंग टिप्स देकर। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। सबसे पहले उनका परिचय करा दे। टैक्स एक्सपर्ट रुचिका भगत और टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा से हम जानेंगे टैक्स बचाने के उपाय, वो भी लास्ट मिनट पर। रुचिका और गौरी, आप दोनों का स्वागत करते हैं मनी गुरु में। क्या खास आज हम शो में चर्चा करने वाले हैं, जरा सबसे पहले उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज शो में खास नजर होगी इस पर कि 31 मार्च से पहले आप कैसे बचा सकते हैं टैक्स। क्या है आय से 2 लाख रुपए टैक्स छूट का फॉर्मूला। रिटर्न नहीं भरने पर ज्यादा टीडीएस कटेगा कब से, और नया या पुराना टैक्स सिस्टम क्या है आपके लिए सही। रुचिका, हर साल लगभग इसी समय पर हम ऐसा ही शो करते हैं और आपसे भी कई जो आपके क्लाइंट्स होंगे, काफी लोग आपसे सजेशन लेते होंगे कि बस कुछ समय बाकी, आप बताइए लास्ट मिनट टैक्स प्लानिंग कैसे करें और कहां करें। तो आपसे मैं जानना चाहती हूँ, टैक्स बचत निवेश का ये जो लास्ट मिनट का जो प्रिपरेशन है, बिल्कुल जैसे वो एग्जाम की लास्ट मिनट की पढ़ाई होती है, कहां पर निवेश करने से टैक्स बचेगा। बिल्कुल स्वाति, मैं इस बात से एग्री करती हूँ। ये तो बिल्कुल लास्ट आवर है, जैसे फाइनल एग्जाम्स से पहले की जो तैयारी होती है, बिल्कुल ये वही वाली तैयारी है। इनफैक्ट अभी आपके फाइनल एग्जाम्स में 2 दिन बचे हुए हैं, तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं। स्टिल यू हैव टाइम टू इन्वेस्ट। अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया है, कोई इशू नहीं है, अभी भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप जैसे सबको पता है कि एटीसी इस समय जो है मेजर जो हमारा इन्वेस्टमेंट जहाँ पे जाता है, दैट इज इन एटीसी। तो आप एटीसी की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप एफडी बना सकते हैं टैक्स सेविंग के लिए, एलआईसी के लिए कर सकते हैं। देखिए, जैसे एलआईसी की इतनी फॉर्मेलिटीज है, अगर आपको लगता है 2 दिन में नहीं पूरी हो सकती, तो आप बैंक में जाके सिंपली जाके 1-1.5 लाख की एफडी करा सकते हैं उस टैक्स प्लानिंग के लिए। वो 5 ईयर्स की हो जाती है, ब्लॉक हो जाता है। आप वो कर सकते हैं इस समय, जो सबसे आसान तरीका है। आप म्यूचुअल फंड खरीद लीजिए, आप एनपीएस खरीद लीजिए, 2 लाख रुपए की डिडक्शन ले लीजिए। इस तरह से आपका मेडिक्लेम जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो आप कर सकते हैं। एटीडी के अंदर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। आप ये ध्यान में रखिए कि आपने अपने जो हाउस रेंट अलाउंस अगर क्लेम कर रखा है, तो उसकी जो रेंट रिसिप्ट्स हैं वो अपने एम्प्लॉयर को दे रखी है, ताकि वो उसका क्लेम की पूरी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा और जितनी भी जहां पे आपको जो लग रहा था कि आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी मगर आपने उसकी डिक्लेरेशन नहीं दी अभी तक अपने एम्प्लॉयर को, वो डिक्लेरेशंस भी अपने एम्प्लॉयर को दे दीजिए, ताकि आप पूरा का पूरा बेनिफिट उठा सके और आप अपनी इनकम पे टीडीएस कटने से बच सके आप। तो टैक्स सेविंग के कई विकल्प हैं। स्मॉल सेविंग स्कीम में आप निवेश कर सकते हैं। ईएलएसएस में टैक्स भरने, जो टैक्स सेव करने के लिए और मुनाफा कमाने के लिए आप निवेश कर सकते हैं। 5 साल के एफडी पर आप टैक्स बचा सकते हैं। ये कुछ ऐसे विकल्प है, पर ये लास्ट मिनट टैक्स प्लानिंग है, ये आपको मालूम होना चाहिए। फाइनेंशियल ईयर तो बस खत्म होने को है। आइडियली इसकी शुरुआत फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में होनी चाहिए। खैर कोई नहीं, हम आपकी मदद इसमें भी करें कि लास्ट मिनट टैक्स प्लानिंग कैसे की जाए। लेकिन ये जो एटीसी का जो बास्केट है गौरी, इसमें तो 1.5 लाख तक की ही छूट मिलती है। लेकिन कोई अगर 1.5 लाख के बजाय 2 लाख की छूट लेना चाहे, 1.5 लाख के बजाय 2 लाख की छूट लेना चाहे, 1.5 लाख से बेसिकली ज्यादा लेना चाहे, तो वहां पर एनपीएस कैसे मदद करता है, ये फॉर्मूला जरा बताइए। जी स्वाति, देखिए जो 80C सेक्शन है बहुत ही फेमस सेक्शन है। ज्यादातर लोग एटीसी को जानते हैं, पहचानते हैं, उनको पता है उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। कुछ आपके खर्चे आ जाते हैं, कुछ आपके इन्वेस्टमेंट्स आ जाती हैं। खर्चे जैसे कि आपके बच्चों की ट्यूशन फीस, एलआईसी का प्रीमियम, प्रिंसिपल का रीपेमेंट, हाउस लोन प्रिंसिपल का रीपेमेंट, या इन्वेस्टमेंट्स आपका ईएलएसएस, एफडी, पीपीएफ, पीएफ निवेश, और ये सब एटीसी में आ जाता है। और एनपीएस भी कुछ हद तक आप अपना एटीसी में ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको एडिशनल डिडक्शन लेनी है, यानी कि इस 1.5 लाख के ऊपर आपको कुछ देखना है, तो आपके पास विकल्प है 80CCD 1B सेक्शन का, जिसमें एनपीएस में हम 50,000 तक निवेश कर सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। यानी कि आप अगर 30% ब्रैकेट में आते हैं तो आपको 15,000 रुपए का फायदा हो रहा है। यानी कि आप 35,000 रुपीज इन्वेस्ट करके 50,000 रुपए का फायदा ले रहे हैं, क्योंकि आप जब 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 15,000 का आपको टैक्स का डिडक्शन मिल
रहा है। ये ध्यान रखिए, ये मैं 30% के जो ब्रैकेट में आ रहे हैं उनके लिए बता रही हूँ। अगर आपका ब्रैकेट कम में फॉल करता है तो डेफिनेटली वो परसेंटेज आपकी 10 या 5% में फॉल करेगी। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि आपको ये निवेश जब आप जबरदस्ती कर रहे हैं कि आपको टैक्स बचाना है इसलिए आपको निवेश करना है लास्ट मिनट, क्योंकि सब लोग निवेश कर रहे हैं, सब लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो आप कर दें, ऐसा नहीं है। आप पहले देखिए, आप पहले न्यू रिजीम में जाना चाहते हैं या ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं। अगर आप न्यू रिजीम में जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये इन्वेस्टमेंट्स आपको करने की जरूरत नहीं है। बिना बात के अपने पैसे को ब्लॉक मत कीजिए, वो भी इतने लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि ये जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं ये बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं। इनका लॉक इन पीरियड काफी ज्यादा है। सबसे कम लॉक इन पीरियड ELSS का ही है, सिर्फ 3 साल का लॉक इन है, बाकी सब में बहुत ज्यादा लॉक इन है। यही तो बात यहाँ पर छेड़ी है ओल्ड रिजीम में जा रहे हैं, अगर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं गौरी, जैसा आपने बताया कि सबसे पहले आपको ये सोचना है, समझना है कि आगे भी क्या आप पुरानी टैक्स रिजीम में ही रहेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे पास एक पुरानी टैक्स रिजीम है और एक नया टैक्स सिस्टम भी है जिसमें बिना किसी छूट के आप आगे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन रुचिका, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो नया टैक्स सिस्टम हमने देखा 2 साल पहले आया था, उसको क्या वाकई उतना अच्छा रिस्पांस मिला है जितना मिलना चाहिए? क्योंकि हमें मालूम है कि जो ATC के बेनिफिट्स हैं, जो बाकी तमाम जो हमें रियायतें छूट मिलती हैं, वो तो न्यू टैक्स रिजीम में नहीं है। लेकिन फिर भी जो लोग बचत कर ही नहीं पाए हैं इस फाइनेंशियल ईयर में ड्यू टू सर्टेन रीजंस, आपको लगता है कि उनको नया टैक्स सिस्टम चूज कर लेना चाहिए? बिल्कुल स्वाति, अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की है अभी तक और आपको लगता है कि आप इन्वेस्टमेंट कर भी नहीं पाएंगे, तो इट्स बेटर कि आप न्यू टैक्स रिजीम में चले जाइए। वहां पे कोई विकल्प नहीं है आपको 80 की डिडक्शंस का, आपको 80 की डिडक्शंस लेनी ही नहीं है, तो आप सिंपली वहां चले जाइए। वहां पे आपका जो टैक्स है वो थोड़ा आपको कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू ओल्ड टैक्स रिजीम। तो आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां पे नए टैक्स रिजीम के अंदर चले जाइए, उसके अंदर वो आप कर सकते हैं। हालांकि अगर आप देखेंगे तो प्रैक्टिकली बहुत कम लोग इसको ऑप्ट करते हैं, बट क्योंकि अब ये लास्ट आवर है, अब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बची है, तो हम ये कर सकते हैं, एक ऑप्शन को ले सकते हैं कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की है, आप कर भी नहीं पाएंगे किसी वजह से भी व्हाटसोएवर, तो आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कीजिए और बिना किसी डिडक्शन के आप उसके अंदर भी टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। आप अल्टीमेटली आपका टैक्स कम हो जाएगा न्यू टैक्स रिजीम में। तो बेसिकली आपको दबाव में आकर या बिल्कुल क्योंकि आखिरी मिनट है, आपको कुछ ना कुछ डिसीजन लेना है, जल्दबाजी में हड़बड़ी में न लें। किसी वजह से आप पूरे साल वो टैक्स प्लानिंग नहीं कर पाए या पैसे बचत के लिए आप निवेश नहीं कर पाए हैं, तो आपके पास नया टैक्स सिस्टम भी है, लेकिन बहुत सोच समझकर आपको इस टैक्स सिस्टम को चूज करना है अपने लिए कि आगे आने वाले सालों में आपके लिए क्या सही हो सकता है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाहे आप नया टैक्स सिस्टम ले या पुराना टैक्स सिस्टम ले, गौरी, अगर किसी का ऑलरेडी PPF अकाउंट चल रहा है या फिर कोई स्मॉल सेविंग स्कीम में कोई इन्वेस्ट कर रहा है, उसमें तो एक न्यूनतम निवेश करना ही होगा तमाम लोगों को, चाहे वो नया टैक्स सिस्टम ले या पुराना टैक्स सिस्टम पर जारी रखें। जी देखिए, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। जितने लोगों को हम जानते हैं जो न्यू रिजीम में शिफ्ट कर चुके हैं, हालांकि जैसे अभी इन्होंने भी कहा कि वो कम है, बहुत कम है, मेरे ख्याल से 10-15% लोग ही हैं जो न्यू रिजीम में गए हैं, तो वो, और जो बिजनेस वाले हैं जो फंस गए हैं न्यू रिजीम में जाके, जो हर साल स्विच नहीं कर सकते हैं, उनको तो अब न्यू रिजीम ही फॉलो करना है। तो जो लोग न्यू रिजीम में जा रहे हैं वो लोग सोचते हैं कि हमें तो टैक्स सेविंग करनी ही नहीं है, हम जो है न्यू रिजीम में चले गए, हमें इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, हमें टैक्स सेविंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, जिस तरह आपने बताया, जो आपका PPF अकाउंट जैसे चल रहा है, आपने PPF अकाउंट ऑलरेडी खुला है, आप हर साल उसमें जमा करते आए हैं, और आप सोच लें कि इस साल आप उसमें कुछ भी जमा नहीं करेंगे क्योंकि आपको डिडक्शन मिलेगी नहीं, तो वो गलत है। इसमें PPF में मिनिमम 500 आपको डिपॉजिट करना ही होता है ताकि आपका जो अकाउंट है, PPF अकाउंट है, वो एक्टिव रहे। अगर आप वो मिनिमम डिपॉजिट नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है, और जब आप उसको रीएक्टिवेट कराएंगे तो उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट पेनल्टी आपके ऊपर लगेगी। तो इवन इफ यू आर गोइंग फॉर द न्यू रिजीम, आप इसको मिनिमम जो डिपॉजिट है वो करके और उसके बाद अपने अकाउंट को चालू रखें। बिल्कुल, और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है, ये तो नया टैक्स पुराना टैक्स रिजीम है, आपको क्या चुनने की जरूरत है, टैक्स इन्वेस्टमेंट के लिए कहां पर, टैक्स बचाने के लिए कहां पर आपको निवेश करने की जरूरत है, उसमें थोड़ा समय आपके पास बाकी है। जो विकल्प जिसकी चर्चा हमने की अब तक, ELSS हो गया, PPF हो गया, 5 साल के FD हो गई, स्मॉल सेविंग स्कीम से वहां पर आप निवेश करके कम से कम अपने लिए लास्ट मिनट टैक्स प्लानिंग तो कर ही सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, नए साल से, नए वित्त वर्ष से उसको कंपाउंडिंग के एटलीस्ट बेनिफिट के लिए आप अप्रैल से ही इसकी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अलाउंसेज और जो क्लेम है रुचिका,
वो भी जो बेसिकली एम्प्लॉयर आपका होता है वो आपसे प्रूफ मांगता है कि आप रेंट रिसीट दीजिए, या फिर अगर आपने LTA क्लेम करना है तो आप LTA क्लेम कीजिए। काफी सारे जो अभी कंपनीज है शायद इस प्रोसेस में लगी रहे होंगे, तो कौन कौन से अभी रिसीट्स दे सकते हैं जिससे कि आय पर टैक्स बचत आप कर सकते हैं अपनी अभी? देखिए, सबसे पहले तो हाउस रेंट अलाउंस का है। अगर आपने रेंट रिसिप्ट्स नहीं दिए अपने एम्प्लॉयर को तो आप अभी दे सकते हैं 2 दिन के अंदर। आपको अगर आपको लगता है कि आपके एम्प्लॉयर ने पे स्लिप जो है वो प्रोसेस कर दिया है और आपका TDS कट चुका है तो भी कोई इशू नहीं है। हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, हम खुद रिटर्न अपनी भर सकते हैं और उसके अंदर HRA की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और फिर वो हम टैक्स रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो हालांकि हमारे एम्प्लॉयर ने वो बेनिफिट नहीं लिया क्योंकि हमने उसको अभी तक ये जो रेंट रिसिप्ट थी वो नहीं दी थी, तो हम अपने आप से खुद रिटर्न भर के वो टैक्स रिफंड क्लेम कर लेंगे, तो वो वहां पे न्यूट्रलाइज हो जाएगा इफेक्ट। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी डिडक्शंस हैं जो आपका एम्प्लॉयर आपसे मांगता है। जैसे आपका, मैंने कहा, मेडिकल इंश्योरेंस है, आपने अपने एम्प्लॉयर को मेडिकल इंश्योरेंस का दिखाया ही नहीं कि आपने उसमें इन्वेस्ट कर रखा है। आपकी LIC आपने उसको दिखाया ही नहीं आपने इन्वेस्ट कर रखा है। तो ये सारे जितने भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं जहाँ पे आपने किया हुआ है मगर आपने वो डिक्लेरेशन अपने एम्प्लॉयर को नहीं दी है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराएं नहीं आप अपने आप उसका रिटर्न भरें और उसका बेनिफिट क्लेम कर लें, आपको टैक्स रिफंड मिल जाएगा। और एक और इम्पोर्टेंट जानकारी जो हमें अपने एम्प्लॉयर को देने की जरूरत है गौरी, वो है फॉर्म 12B के इंफॉर्मेशन। जरा फॉर्म 12B के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, स्पेशली उन लोगों के लिए जानना जरूरी है जिन्होंने एक फाइनेंशियल ईयर में नौकरियां बदली हैं। देखिए स्वाति, जब आप अपनी फाइनेंशियल ईयर में जॉब चेंज करते हैं तो आपका जो नया एम्प्लॉयर है उसको आपको अपनी पुरानी सैलरी की जानकारी देनी होती है इस फॉर्म में, जहां पे जब नया एम्प्लॉयर आपका TDS काटेगा तो वो आपकी पुरानी सैलरी को, पुरानी इनकम को इंक्लूड करके और उस हिसाब से TDS काटेगा। तो होता क्या है, यूजुअली कई लोग क्योंकि नए एम्प्लॉयर को पुरानी सैलरी गलत बताई होती है, ज्यादा बताई होती है, तो शायद जानकारी नहीं देना चाहते, तो कई बार नहीं भी देते हैं। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपके पास 2 फॉर्म 16 आ जाते हैं और दोनों फॉर्म 16 में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 2 बार मिल जाती है, HRA भी 2 बार मिल जाता है, ATC भी 2 बार मिल जाता है, ATD भी 2 बार मिल जाता है। तो सारी डिडक्शन, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2 बार मिल जाती है। तो वो आपको खुद जब आप रिटर्न भर रहे हैं तो उसको क्लब करना है और आपको अपनी ये वाली जो डिडक्शंस है, एग्जेम्पशंस हैं, डिडक्शंस हैं, इन सबको एक ही बार लेना है। हाँ, अगर आप अपने नए एम्प्लॉयर को पुराने एम्प्लॉयर की जानकारी सारी ठीक ठाक दे देते हैं तो आपका नया एम्प्लॉयर उसी हिसाब से आपका TDS काटेगा और आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं देना। लेकिन जहां पे आप इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं वहां पे आप एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न 99% केसेस में आपके लिए टैक्स पेबल निकल के आएगा। और ये ध्यान देना आपकी जिम्मेदारी है कि आप कोई भी एग्जेम्पशन डिडक्शन 2 बार ना क्लेम करें, क्योंकि आपके पास 2 फॉर्म 16 थे और आपने साल के बीच में अपनी जॉब को चेंज किया है। बहुत जरूरी जानकारी गौरी आपने यहां पर दी। इनफैक्ट इंफॉर्मेशन से ये भी बात ध्यान में आती है, और रुचिका, कई लोगों का सवाल ये होता है कि PPF अकाउंट, क्या एक से ज्यादा PPF अकाउंट रख सकते हैं, या PPF अकाउंट में अगर जो एक नाबालिग बच्चे को भी PPF अकाउंट में जोड़ा गया है, उसका भी PPF अकाउंट है, तो क्या जो बेनिफिट है टैक्स का वो डबल हो जाएगा ATC का? इस पर जरा थोड़ा लोगों को क्लैरिफिकेशन दीजिए। देखिए, PPF अकाउंट एक इंसान का एक ही रहता है, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर आपकी माइनर की भी इनकम है तो वो माइनर की इनकम उसके पेरेंट्स में क्लब होती है, और जब हम उसके PPF में डालते हैं तो उसका बेनिफिट हम क्लेम कर सकते हैं। तो जो भी हमने उसका PPF में, अपने PPF में इन्वेस्ट किया, जो हमने उसके PPF में इन्वेस्ट किया, वो दोनों बेनिफिट हम उठा सकते हैं ATC के अंदर। मैं गौरी आपसे समझना चाहती हूँ कि ये जो बिलेटेड रिटर्न है, ये टर्म्स ऑफ कंडीशंस के साथ 31 मार्च की तारीख क्या कहती है? जी देखिए स्वाति, जो रिटर्न का ओरिजिनल टाइम पीरियड होता है फाइलिंग का, वो यूजुअली 31 जुलाई होता है। जो अगर साल में बढ़ता है तो जो बढ़ा हुआ टाइम होता है वो होता है। तो इस साल ये 31 दिसंबर 2021 लास्ट डेट थी, और जिन्होंने 31 दिसंबर तक भी रिटर्न नहीं भरी
वो अब 31 मार्च तक, ये भी एक्सटेंडेड ड्यू डेट है, 31 मार्च तक बिलेटेड रिटर्न को भर सकते हैं। बिलेटेड रिटर्न का भरने का सेक्शन है सेक्शन 139 सब सेक्शन 4, जिसमें आप बिलेटेड रिटर्न तो भर सकते हैं लेकिन आपको साथ में पेनल्टी देनी होगी। अब पेनल्टी, अगर आप 5 लाख की इनकम से ज्यादा पैसा कमाते हैं तो 5,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी, 5 लाख से नीचे आपकी इनकम है तो 1,000 की पेनल्टी लगेगी, और अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ही नीचे है, यानी कि 2.5 लाख से ही नीचे है, तो आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन हाँ, 31 मार्च तक अगर आप अपनी रिटर्न नहीं भर रहे हैं, बिलेटेड रिटर्न भी नहीं भर रहे हैं, आपने पहले भी रिटर्न नहीं भरी है, तो आप इसके बाद अपनी रिटर्न वॉलंटरी बेसिस पे नहीं भर पाएंगे। तो ये आखिरी मौका है, 2 दिन बचे हैं, जाइए अपनी रिटर्न जरूर भरिए। बिल्कुल, ये आपने एक बार फिर से आगाह किया लोगों को कि 31 मार्च से पहले कम समय बाकी है, बिलेटेड रिटर्न भरने का आखिरी मौका। लेकिन उससे पहले रुचिका, समझना जरूरी है रिटर्न कौन भरे, कौन कौन टैक्स पेयर्स है जो रिटर्न के इस दायरे में आते हैं और किन्हें भरने की जरूरत नहीं है। देखिए, अगर आपकी इनकम जो है वो थ्रेशहोल्ड लिमिट से ऊपर है, दैट इज जैसे अगर नॉर्मल एक एसएससी है तो उसकी 2.5 लाख रुपए से इनकम है, अगर ऊपर है तो उसको रिटर्न फाइल करने की जरूरत है। इसी तरह से अगर आप 60 to 80 ईयर्स के बीच में आते हैं और अगर आपकी इनकम जो है वो 3 लाख से ऊपर है तो आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत है। 80 साल से ऊपर है, आपकी 5 लाख से ऊपर की इनकम है, आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत है। इसके अलावा अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए से ऊपर का है तो भी आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अगर आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बैंक में 1 करोड़ से ऊपर का पैसा जमा कराया है तो भी आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत है। सिमिलरली अगर आपने कोई फॉरेन ट्रेवल किया है और आपका जो एक्सपेंस है वो 2 लाख से ऊपर का है, अगेन आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल पूरे साल का 1 लाख से ऊपर का आता है तो भी आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत है। तो ये सारे पॉइंट्स में अगर आप कहीं भी कवर होते हैं तो आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, और रिटर्न भरने का नुकसान क्या है? गौरी, जरा एक बात बताइए, अभी हाल फिलहाल में इनफैक्ट एक कुछ समय पहले ही जो आईटी डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से एक बाकायदा एक ट्विटर पे इंफॉर्मेशन आई कि अगर आप रिटर्न नहीं भरते हैं उसके नियम में सख्ती की गई है। बेसिकली 1 अप्रैल के बाद आपका जो टीडीएस है और टीसीएस है वो ज्यादा रेट पर कटेगा। इस पर थोड़ा सा और क्लैरिटी है आपके पास? देखिए स्वाति, इसमें रूल ये कहता है कि अगर आपने अपने पिछले 2 साल की रिटर्न फाइल नहीं की है और आपका 50,000 से ज्यादा का टीडीएस साल में कटा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका 50,000 से ज्यादा का टीडीएस कटा है तो आप कहीं ना कहीं इतना पैसा कमा रहे हैं कि आपको रिटर्न भरना जरूरी है, लेकिन आप रिटर्न नहीं भर रहे हैं, आप डिफॉल्टर हैं। तो इस केस में हम आपके ऊपर ज्यादा टीडीएस लगाएंगे। यानी कि अगर आप कोई भी इनकम कमा रहे हैं, जैसे आपको बैंक से कोई इंटरेस्ट आ रहा है या आपकी कोई प्रोफेशनल फीस आ रही है, कोई डिविडेंड आ रहा है या ऐसी कोई इनकम आ रही है एक्सेप्ट सैलरी, तो उस इनकम पे हम डबल टीडीएस काटेंगे, डबल या 5%, विच एवर इज मोर। तो अगर आपने अपने पिछले 2 साल की रिटर्न नहीं भरी है तो जब आप कोई इनकम कमाएंगे तो आपके ऊपर डबल टीडीएस कटेगा, तो आपका डबल नुकसान होगा, क्योंकि आपको उस टीडीएस का रिफंड लेने के लिए आपको रिटर्न भरनी जरूरी हो जाती है, और अगर आप रिटर्न नहीं भरते तो आपको वो रिफंड कभी मिलेगा नहीं। जैसे अब हम 31 मार्च की बात कर रहे हैं, तो 31 मार्च तक अगर आपने अपनी रिटर्न नहीं भरी, बिलेटेड रिटर्न भी, और आपका कोई टीडीएस कटा हुआ है जो आपका रिफंड बनता है, तो जब तक तो डिपार्टमेंट आपको नोटिस इशू नहीं करता आप रिटर्न भर ही नहीं पाएंगे, तो वो टीडीएस आपका ब्लॉक हो गया, वो आपको रिफंड मिलेगा नहीं। तो आपको बहुत जरूरी है रिटर्न भरना ताकि आपके जो हायर टीडीएस टीसीएस रेट्स हैं इनसे बच सके। तो जैसे मैंने बताया 2 दिन बचे हैं, आप चेक कर सकते हैं आपकी रिटर्न भरी है कि नहीं। और हाँ, एक चीज और है, अगर आपने रिटर्न भर दी है तो उसको ई वेरीफाई करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप उसको ई वेरीफाई भी करना भूल जाते हैं तो ये माना जाता है कि आपने रिटर्न भरी ही नहीं है। 120 डेज मिलते हैं ई वेरीफाई करने के लिए, पर बहुत लोग हैं जो रिटर्न भर देते हैं और उनको ध्यान नहीं आता कि उसको ई वेरीफाई भी करना है। अगर ई वेरीफाई नहीं किया तो यही माना जाएगा कि आपने रिटर्न नहीं भरी है। तो ई वेरीफाई रिटर्न को करना बेहद जरूरी है। ई वेरीफाई न करने का मतलब एज गुड एज है कि रिटर्न आपने भरा ही नहीं है। ये जानकारी बहुत जरूरी गौरी ने दी। अब एडवांस टैक्स 4 किस्तें निकल चुकी है, लेकिन फिर भी 31 मार्च का दिन एडवांस टैक्स के लिए इतना जरूरी क्यों, रुचिका? देखिए, ऐसा है, हमारा जो एडवांस टैक्स की जो ड्यू डेट्स होती है बेसिकली वो 15 जून है, फिर 15 सितंबर है, 15 दिसंबर है और 15 मार्च है।
अगर आप 31 दिसंबर तक एडवांस टैक्स पे कर देते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं करते हैं तो आपको इंटरेस्ट पेनल्टी पड़ती है 1% की पर मंथ के हिसाब से। तो आप जितना डिले करते जाएंगे एडवांस टैक्स पे करने में, उतना आपको 1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट ड्यू के ऊपर टैक्स ड्यू के ऊपर इंटरेस्ट पेनल्टी पड़ेगी। इसीलिए एडवांस टैक्स बहुत जरूरी है आपको पे करना। इसके अलावा अगर आप एडवांस टैक्स पे नहीं करते हैं तो आपकी 234B और 234C के अंदर भी आपको 1% लगता है इंटरेस्ट पेनल्टी। तो एडवांस टैक्स ना भरने पर भी आपको पेनल्टी लग सकती है, इसलिए 31 मार्च की तारीख जो है एडवांस टैक्स के लिए भी बेहद जरूरी है। अब आधार पैन लिंक, गौरी पिछले तो कितने समय से पहले मतलब बेसिकली पिछले 2 साल से तो हम देख ही रहे हैं ये डेट आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन 31 मार्च मतलब लास्ट मोमेंट तक तो मालूम नहीं है कि क्या ये डेट भी आगे बढ़ेगी, लेकिन हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये आखिरी डेट होगी 31 मार्च आधार और पैन लिंक करने की। नहीं हुआ तो क्या नुकसान झेलना पड़ सकता है? जी स्वाति, जैसे हम देख ही रहे हैं बहुत बार ये डेट बढ़ चुकी है, लेकिन इस बार मुझे बढ़ती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं और अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि ये डेट बढ़ गई है। तो अगर अभी तक आपने अपना आधार को पैन से लिंक नहीं किया है तो आप कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद आपका जो पैन है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा और उस पर 10,000 रुपए की पेनल्टी भी लगेगी। तो 2 दिन बचे हैं, इसको आप लिंक कर दीजिए। इस चीज की वेट ना करें कि इस बार भी ये डेट बढ़ जाएगी, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लग रहा कि इस बार ये डेट बढ़ने वाली है। बिल्कुल, और इनफैक्ट एनएससी ने सर्कुलर जारी करके कह दिया कि अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो आप नया सौदा नहीं कर पाएंगे, पोजीशन नहीं काट पाएंगे। रुचिका, ये भी एक नया जो डर है वो निवेशकों और ट्रेडर्स के मन में भी आ गया। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो इस बार सरकार ने बहुत एक्टिवली जो है वो प्रमोट किया है। अगर आप देखें हर दूसरे दिन आपके पास एक मेल आ जाती है या आपके पास एक व्हाट्सएप आ जाता है कि आपकी एडवांस टैक्स की लास्ट डेट है, आपकी रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट है, आप अपना आधार पैन कार्ड से लिंक कीजिए, नहीं करेंगे तो आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा, आपको ये पेनल्टी लगेगी। तो इस बार सरकार ने मुझे लगता है बहुत ही एक्टिवली इसको प्रमोट किया एंड दिस इज समथिंग गुड, ताकि लोगों के अंदर भी एक डर तो नहीं मैं कहूंगी बट एक जागरूकता पैदा होगी कि उनको ये काम करना है। दिस इज मस्ट। जो एक इंपॉर्टेंट टू डू की लिस्ट होती है ना, उसके अंदर एक रिटर्न फाइल करना टू डू इंपॉर्टेंट लिस्ट काम है आपका, तो ये आपको करना ही करना है और सरकार बहुत एक्टिवली इसको प्रमोट कर रही है। दिस इज समथिंग वेरी गुड। ऑलराइट, और स्टॉक और इक्विटी से प्रॉफिट बुक करके लाभ पाने का भी 31 मार्च एक इंपॉर्टेंट डेट है। क्या कर सकते हैं गौरी इसमें? जी स्वाति, जैसा हम कई बार पहले भी बता चुके हैं और अब वक्त आ गया है कि जो एडवाइस हम सारा साल देते आए हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें, ताकि आप अगर टैक्स बचाना चाहते हैं अपना इक्विटी में। देखिए 2018 से पहले तो इक्विटी के ऊपर कोई टैक्स होता ही नहीं था, लॉन्ग टर्म इक्विटी के ऊपर, लेकिन 2018 के बाद 10% इसके ऊपर टैक्स लगा दिया और 1 लाख की एग्जेम्पशन दे दी, यानी कि 1 लाख तक का अगर आपका प्रॉफिट है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 1 लाख के ऊपर अगर आप जाते हैं तो आपको 10% टैक्स देना होगा। लेकिन हम ये बताते आए हैं कि अगर आप इस 10% को भी बचाना चाहते हैं तो आप आज की मार्च से पहले 31 मार्च से पहले अपना 1 लाख तक का प्रॉफिट बुक कर लीजिए और उसी अमाउंट को री इन्वेस्ट कर दीजिए, चाहे उसी दिन सेम एनएवी पे सेम प्राइस के ऊपर आप उसको री इन्वेस्ट कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि उस साल आप 1 लाख का प्रॉफिट बुक कर लेंगे, अपनी रिटर्न में 1 लाख का प्रॉफिट दिखा देंगे जिसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना, और ये प्रॉफिट ही आपने री इन्वेस्ट कर दिया मार्केट में तो वो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। तो जब आप एक्चुअल में उस अमाउंट को बेचेंगे और रिडीम करेंगे तो उस टाइम पे वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी बढ़ी हुई आएगी, इसलिए आपको उसके ऊपर कम टैक्स क्या हो सकता है, बिल्कुल भी कोई टैक्स ना देना पड़े। तो जिनका भी प्रॉफिट काफी ज्यादा है और वो आने वाले कुछ समय में उसको रिडीम एक्चुअल में करना चाहते हैं तो सही समय है कि अभी उसको रिडीम करके री इन्वेस्ट कर दीजिए और प्रॉफिट बुक करके उसका 1 लाख के एग्जेम्पशन का बेनिफिट ले लीजिए। जी, तो ये कुछ लास्ट मिनट टैक्स प्लानिंग टैक्स सेविंग टिप्स हैं जिस पर हमने बात की। रुचिका और गौरी से बहुत धन्यवाद करेंगे दोनों ही खास मेहमानों का हमारे साथ आज के इस खास शो में शामिल होने के लिए। तो मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।